नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। और आज जो चर्चा का विषय है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या ओवररीच कर रही है या ओवरस्टेप कर रही है अपनी जुडिशियल ब्रीफ पर। अल्ट्रा नेशनलिस्टिक व्यूज जो हैं, अभी तक जो बीजेपी सरकार थी उनसे संबंधित जितने भी संगठन थे, चाहे वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इन लोगों से तो हमने अल्ट्रा नेशनलिस्ट व्यूज सुने हैं, हिंदुत्व की जो आवाज है इन लोगों से आती है। पर अब क्या कोर्ट्स में इस तरीके की चीजें आ रही हैं जिसमें एलओपी को ये कहा जा रहा है कि आपको ये बातें पार्लियामेंट में बोलनी चाहिए कि चाइना ने कितना अतिक्रमण किया। क्या हमारी जुडिशरी संपन्न है ये पता करने के लिए कि भारत की धरती पर आक्रमण हुआ तो उसमें कितनी जमीन जो है वो चाइना की तरफ चली गई, इस पर भी बात हो जानी चाहिए। और ये भी पूछा जाना चाहिए कि ऑनरेबल जस्टिस साहब से कि जो उन्होंने लीगल रिएक्शन दिया है सवाल पर कि हु इज अ ट्रू इंडियन, क्या ये भी एक सवाल खड़ा करता है, क्या जो हमारी पार्लियामेंट है या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबको बराबर का अधिकार नहीं है? एक भारतीय नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? क्या सेक्शन 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 बोलने की आजादी जो देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है? सवाल यहां खड़ा होता है कि जब नेता प्रतिपक्ष को कहा जाता है कि आप सोशल मीडिया पर ना बोल के पार्लियामेंट में बोले, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी पर भी यह सवाल लागू नहीं होता है? क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन उन्होंने की तो अनाउंसमेंट सोशल मीडिया और टीवी चैनल के थ्रू किया। जब लॉकडाउन घोषित हुआ वो भी आपका सोशल मीडिया और टीवी के जरिए बताया गया। पार्लियामेंट में तो बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती है और नहीं कही जाती है, तो नेता प्रतिपक्ष जब बोलना चाहते हैं तो आपने देखा है कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है, या उनको बोलने की आजादी नहीं होती है, या उनका समय कम कर दिया जाता है। तो नेता प्रतिपक्ष जाएं तो जाएं कहां, अपनी बात किससे कहें, ऑपोजिशन किससे बात करे? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जस्टिस कोलसे पाटिल, मैंने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट की, आज हमारे साथ शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत है जज साहब आपका। बस जी। थैंक यू तो ये थैंक यू जी, बोलिए। जी, जी। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एंटरिम स्टे ग्रांट किया है क्रिमिनल डेफेमेशन केस में, लोकसभा के ऑपोजिशन के मेंबर्स जो हैं और लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी पर, कि उनका गलवान क्लैश पे रिमार्क था 2020 में कि सोशल मीडिया पोस्ट पर इस तरीके की बातें जो हैं कि इंडिया की जमीन जो है वो चाइना ने अपने पास ले ली है और हम कुछ भी नहीं कर पाए। जबकि आपको पता होगा 19 जून को, 15 जून को ये एक्टिविटी होती है, 19 जून को प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। और उसके बाद हमारे 21 जवान जो हैं वो मैनुअल क्लैश में मारे जाते हैं। ये सारे परिवेश में आपका क्या कहना है? और ये जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मसीह की कोर्ट ने जो डेफेमेशन केस पे सुनवाई की, जो एक बीआरओ के आपके एक्स डायरेक्टर है, उनका नाम है उदय शंकर श्रीवास्तव। और आपको याद होगा कि इन तमाम लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। जस्टिस नरवाने ने जब अपनी किताब लिखी थी जिसमें अग्निवीर की वो बात करना चाह रहे थे, तो उनकी किताब का प्रकाशन रोक दिया गया था और ये कहा गया था कि जो भी सरकारी पद से रिटायर होगा उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी डिस्क्लोजर देने की आजादी नहीं है। तो क्या अब ये जो उदय शंकर साहब हैं, श्रीवास्तव साहब, जो बीआरओ के डायरेक्टर रहे हैं और रिटायर हुए हैं 2020 में, तो उन्होंने ये डेफेमेशन जो दाखिल किया है राहुल गांधी के खिलाफ, ये कहां तक उचित है? और ये जो आपने डेफेमेशन केस पे स्टे पे जो आपने कमेंट सुना जस्टिस दीपांकर दत्ता का, इसके बारे में आपकी टिप्पणी क्या है? देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जुडिशरी हमारे माता पिता के समान है, जी। ईश्वर के समान है। लेकिन दुर्भाग्य से वो ना ईश्वर बनना चाहते हैं ना माता पिता बनना चाहते हैं। वो आजकल की जुडिशरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम सत्ता पक्ष का काम कर रही है, और इसका मैं कई बार जिक्र किया, आप लोग मेरे सुनते नहीं। मैं 76 से कहता हूं कि आरएसएस की जहरीली सोच हमारे सभी दुखों की जड़ है। आरएसएस की जहरीली सोच हमारे सभी दुखों की जड़ है। मैं 76 से कहता हूं, मैं आज तक कहता आया हूं। वो मुझे मारेंगे छोड़ेंगे, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब इनके खिलाफ बोलना है तो ना मरने को डरना है, ना पुलिस को डरना है, ना जेल को डरना है। तो ये हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो उन्होंने रिलीफ तो दी, रिलीफ क्या मांगी थी कि वो जो खटला है, वो यानी केस है, क्रिमिनल केस, उसका स्टे मिलना चाहिए। और ये इसमें कुछ दम नहीं है, तो स्टे क्यों दिया?
तो कुछ दम नहीं इसलिए दिया ना, स्टे नहीं देते आप, और फिर ये बात बोलते। और राहुल गांधी कौन है? जब हम ये देखो, जो आज सत्ता पर बैठे हैं, मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता आंदोलन में न जाना एक बात है, लेकिन उसको विरोध करना ये सबसे बड़ी इनकी खासियत थी कि विरोध किया। मुखर्जी ने किया 42 के आंदोलन में, सबने इनको विरोध किया, और ये बोलते थे कि हम ब्रिटिश की सेवा करेंगे। सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस के पैरेलल आर्मी ब्रिटिशों को जोड़ने के लिए करी थी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि, और उन्होंने 42 से प्रयास किया कि ठीक है अभी स्वतंत्रता तो मिलने वाली है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा लेना चाहिए, और वो कब्जा उन्होंने प्लानिंग से लिया। आईबी तो आरएसएस की शाखा है। तो ऐसे ऐसे माहौल में जब सभी संविधानों के पर कब्जा कर बैठे जहरीले संघी है, तो हमें भी सोचना चाहिए। इतनी गैर जिम्मेदारी टिप्पणी जजेस के मुंह में शोभा नहीं देती। वो एक अनूप शर्मा के बारे में आपको याद होगा कि जज ने बोला कुछ और ऑर्डर करी कुछ। यहां राहुल गांधी के फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मोतीलाल नेहरू ने अपनी सभी सभी संपत्ति, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सभी संपत्ति देश को दी। हर एक आदमी जेल में गया, हर एक को जेल में जाना पड़ा। उसकी ग्रैंड माँ की कैसी हालत हो गई? उसको क्या मिसगाइड किया था कि सुवर्ण मंदिर में बहुत बड़ा शस्त्रास्त्र साठा है। जब मैडम खुद गई तो वहां कुछ नहीं था, तो मैडम को मालूम हुआ कि धोखा हुआ। तो किसने धोखा दिया? आर्मी का चीफ था वैद्य, आरएसएस का चीफ था वैद्य, आईबी का चीफ था वैद्य। तो कौन किसको धोखा दे रहे? राहुल गांधी, राजीव गांधी को एलटीटी के जाने की जरूरत क्या थी? किसने एडवाइस किया? उनका संरक्षण जैसा आज दोवाल है वैसा वहां नारायणन था, जरूर नहीं थी। तो ये जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ताकि गांधी फैमिली खत्म हो। अभी आज जो जज ने बोला है, मैं बोलता हूं कि वो ईश्वर है, माता पिता है, लेकिन बोलने के सिवाय तो कुछ चारा नहीं है आज हमको कि जब आप बोलते हैं कि राहुल देशद्रोही, देशी परदेशी, उनका शब्द था कि वो ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब आप भारतीय नहीं है, आप जी, भारत के, आप भारतीय नहीं ट्रू है, इंडियन, ट्रू ट्रू इंडियन इंडियन, बोला यस यू आर नॉट ट्रू इंडियन। तो उन्होंने। क्या मतलब होता है इसका? और ये क्या किया? जैसे हम कहते कि एक आग लगाने का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, जिससे राहुल गांधी के खिलाफ आज आग लगी है सोशल मीडिया पर। आपके जैसे थोड़े सोशल मीडिया है, और मेन मीडिया क्या कह रहा है? वही कह रहा है कि राहुल गांधी देशद्रोही है, परदेशी है। जो जिस राहुल गांधी ने, मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इस नाम से भारत में जीना 2014 के बाद ये सबसे बड़ा कठिन काम हुआ है। और सोनिया गांधी ने क्या देश के लिए कम त्याग किया है? तो जो सब इन लोगों ने अपनी जिंदगी दी। अभी इतने इतने पॉइंट्स है कि अभी मिलिट्री चीफ कहता है कि हमें गलवान घाटी से यानी वापस जाने के लिए, गलवान के पहले की परिस्थिति के लिए हमें चाइना से बात करनी होगी। तो कुछ हुआ है ना गलवान में? राहुल जी ने क्या गलत कहा है? राहुल ने कुछ तो हुआ है। अभी राहुल ने ही लद्दाख में जाके सबसे बात करी, तो हमें वो जो गुरचरण क्या बोलते हो प्लेस होती है, वो भी हमें नहीं मिल रही है। ये दूसरी जो बताया अभी, गलवान, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग झील, डेप्सांग। वहां जी। बफर जोन है। और उसमें हम्म। भारत का होने के बावजूद बफर जोन बनाया, और हमारे हमें हमें रोका जा रहा है। वहां वहां इतने यहां से पूर्व लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में चीन घुसा है। वास्तविक जो जज की टिप्पणी है, उन्होंने ये सब देखा नहीं। एक तो ये जज बहुत इनोसेंट है, इनको कुछ मालूम नहीं है, या ये राहुल गांधी के खुन्नस से, गांधी फैमिली के खुन्नस से ये बात कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं आपके, जयशंकर साहब, उन्होंने कहा था कि चाइना के साथ हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स के जो मुद्दे हैं वो सेटल हो गए हैं।
और फिर से नालायक बना पेट्रोलिंग के शुरू रखा। हो जाएगी। जी, और फिर से पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। अक्टूबर 2024 में यह बयान है। और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी ये बात हुई थी। एएनआई को एक इंटरव्यू में अप्रैल 2024 में उन्होंने ये कहा कि कमांडर लेवल टॉक जो है वो चल रही हैं। जब उनसे पूछा गया क्या भारत की जमीन पर चाइना का अतिक्रमण हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे जानकारी है कि नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आर्मी क्या कहती है। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। तो इसमें कथनी और करनी में बहुत सारा फर्क आ रहा है। और दूसरी बात, जो चाइना ऑक्यूपाइड लैंड है, उस पर 2 काउंटीज, 450 के करीब गांव और बहुत सारी डेवलपमेंट और हो गई हैं। बफर जोन, जैसे कि अभी जज साहब बता रहे थे कि बफर जोन भी हमारे धरती पर, भारत की धरती पर बफर जोन बना दिया गया है। पैंगोंग लिंक पे फिंगर 8 से हम फिंगर 4 पे पहुंच गए हैं। देप्सांग हो, डेमचौक हो, चूमर हो, लेह के जो एरियाज हो, पूर्वी लद्दाख हो, ये सारे एरियाज में लगभग लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है हमारे हाथ से चला गया है। इसमें हॉट स्प्रिंग्स भी हैं, इसमें पैंगोंग लेक भी है, इसमें सब चीजें आती हैं। और गलवान में तो आपने देखा कि 21 लोग जो है हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए लड़ाई करते हुए। और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना कोई घुसा ना कोई घुसा है। और अब उसकी स्टैंप सुप्रीम कोर्ट में लग रही है। तो ये सारे मामले में, जुडिशियल ओवररीच के मामले में, इस मामले में, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्या अब बीजेपी और कोर्ट से पूछ के अपनी बात कहनी पड़ेगी? और मुद्दों पर तो कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है कोर्ट। इस मुद्दे पर उनकी टिप्पणी को आप क्या कहेंगे कि वो ट्रू इंडियन का काम है कि जो प्रधानमंत्री देश के कहें वही लाइन को फॉलो करना? मैं एक 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 जी, मिनट में जज आपको साहब। जी, बताना चाहता जी, हूँ जी। कि सुप्रीम कोर्ट जजेस है, इवन दे कैन टेक सुमोटो एक्शन, सुमोटो कॉग्निजेंस ऑफ द चाइना इंडिया डिस्प्यूट। यदि वो लेते नहीं और यदि उनको मालूम नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट जज ने सोचना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के जज ने सोचना चाहिए कि वो देश के बारे में क्या मालूम है उनको। तो इतना इतना ही मुझे कहना था। ठीक है जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, आप जरा प्रोग्राम में बने रहिएगा। मैं ठीक अजय है। जी को ले लूं, इनको कहीं निकलना है तो अपनी बात कह के निकल जाएंगे। हिजम भाई और चलो आलोक चलो तिवारी चलो, जी आज से जिनको निकलना है पहले परमिशन ले। उनको ले लो। जी, अजय जी। पाटिल सर को प्रणाम। मैं एक चीज कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट इस अजय शुक्ला पे सुमोटो लेता है क्योंकि सच बोलता है। सुप्रीम कोर्ट की यह औकात नहीं है कि भारत की जमीनों पे जब चीन कब्जा कर रहा है, जिस तरीके से भारत का प्रधानमंत्री उसी चीन को धंधा दे रहा है, भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ में मैच खेलने के मामले में नहीं बोल रहा है, उस पर सुमोटो नहीं लेता है। वह इसकी जांच नहीं कराता है भारत की कितनी जमीन चीन ने कब कब कैसे कैसे कब्जा की है और उसमें भारत सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सरकारों का क्या योगदान रहा है, उस पर सुमोटो नहीं लेता है, उसकी जांच नहीं कराता है। वह जस्टिस तय करेगा कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं है। तो आज मैं बता देता हूं कि राहुल गांधी क्या है और कितने सच्चे देशभक्त हैं और कौन है। आइए जान लीजिए। पंडित गंगाधर नेहरू, दिल्ली के आखिरी शहर कोतवाल, जिनकी नहरी रियासत पर आज का सुप्रीम कोर्ट बना है, और यह जस्टिस दीपांकर दत्ता जहां बैठकर यह कह रहा है, जहां पर उसका बंगला है, वह उन्हीं की देन है, उन्हीं की जमीन है। और वो उसमें उन्होंने अंग्रेजों के आगे सरेंडर नहीं किया, शहीद हो गए, घायल हुए, घायल होके अपनी ससुराल आगरा आए और मर गए। वो पंडित गंगाधर नेहरू, उनके परिवार से राहुल गांधी आते हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू, जो देश के सबसे बड़े वकील थे, उस समय के आईटीआर निकाल के देख लीजिए, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते थे, वो लखनऊ जेल के अस्पताल में मर गए इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते हुए। उसके बाद में स्वरूप रानी नेहरू, जिनके सिर पे लाठी लगी थी देश की आजादी के आंदोलन में, उन्हीं की पत्नी, वो शहीद हो गई इस देश के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, वो देश की आजादी के आंदोलन में गिरफ्तार हुई, टीबी के मरीजों के साथ बंद कर दी गई। उन्हें टीबी हो गया, मरणासन हालत में उन्हें जेल से रिहा किया गया, स्विट्जरलैंड ले जाया गया, इलाज के दौरान मर गई, देश के लिए शहीद हो गई। उसके बाद में पंडित विजय लक्ष्मी पंडित,
उनके पति रंजीत सीताराम पंडित इस देश के लिए शहीद हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साले प्रोफेसर कैलाश नाथ कौल इस देश के लिए जान दे के चले गए। पंडित मोतीलाल नेहरू के भाई नंदलाल नेहरू के दोनों बेटे आंदोलन में मरे। श्रीमती इंदिरा गांधी बाल सेना बना करके जेल में जाती रही, लड़ती रही। वो शादी करके अपने पति के साथ हनीमून मनाने नहीं गई। एक पत्नी दूसरी जेल में, पति दूसरी जेल में, यह करके देश की प्रधानमंत्री बनने के बाद में देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हो गई, मर गई। राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिता, वो इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए शहीद हो गए। उनकी मां यह देश छोड़ के नहीं गई। उन्होंने कहा मैं उसी देश की धरती में मिल जाऊंगी जहां मेरे राजीव का खून और सब कुछ गया है। और उसने न कोई पद लिया न कुछ लिया, वह त्याग बलिदान की मूर्ति। उसका बेटा राहुल गांधी। क्या दीपांकर दत्ता कहते हैं? दीपांकर दत्ता अपना इतिहास बता दें कि उन्होंने क्या किया है। क्या वो जिस संगठन से जुड़े रहे हैं उसने देश की आजादी के दौरान मुखबिरी नहीं की है? क्या उसने देश की आजादी के दौरान गद्दारी नहीं की है? उसने दलितों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए काम किया। उसने पिछड़ों आदिवासियों के हक मारने के लिए काम किया। उन लोगों के साथ वाले वह लोग जिस नरेंद्र मोदी ने हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा करा दी हो चीन को, जो देश के गद्दारों से जाके, वो हेनरी किसिंजर से जाकर के मिलता रहा हो, जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन था, वह नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास जाके गले अचानक पहुंच जाता है, उनकी बेटी की शादी पहुंच जाता है, उनके बर्थडे पे उनकी मां पहुंच जाता है, गले लगता है, वो सब देशभक्त हैं। और यह दीपांकर दत्ता अपना इतिहास बता देना, ये कितने देशभक्त हैं। तो पहले ये बता दें कि 11-11 लोगों की शहादत देने वाला देश के लिए वह परिवार देशभक्त, सच्चा देशभक्त नहीं है। सच्चे देशभक्त वो हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की। शर्म आती है उस न्यायपालिका पर, शर्म आती है उस जज पर। और ऐसे जज और ऐसी न्यायपालिका को मैं ठेंगे पे रखता हूं। एक नहीं 4 और सो मोटो ले लो, मैं जेल भी जाने को तैयार हूं, फांसी पे भी चढ़ने को तैयार हूं, लेकिन ऐसे जजेस को हर वह सजा मिलनी चाहिए। मैं खुद जिस परिवार से आता हूं, 2 लोगों ने शहादत दी 1857 में, पंडित शिवबली शुक्ला ने और उसके बाद में पंडित राम सेवक शुक्ला ने। मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार ने इस देश के आजादी का आंदोलन की शुरुआत 1826 में की थी। कलकत्ता में उत्तंड मर्तंड अखबार निकालकर, पहला हिंदी का अखबार जिसे राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। मैं उस परिवार से आता हूं, तो मैं कम से कम कह सकता हूं, दीपांकर दत्ता अपना इतिहास देखो, कौन सच्चा देशभक्त है, इसका सर्टिफिकेट बांटने का तुम्हें अधिकार नहीं। तुम जिस संविधान के बूते इस पद पर बैठे हो, उसी संविधान से तुम्हें तकलीफ है, उसी के 19(1) से तुम्हें तकलीफ है, अनुच्छेद से। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस संविधान ने तुम्हें प्रिविलेज दी है उसी को तुम ये कहते हो। शर्म आती है ऐसे जजेस पे, शर्म आती है। जी, ऐसी न्यायपालिका। आपका आक्रोश जायज है, क्योंकि सुओ मोटो कॉग्निजेंस आपके खिलाफ भी लिया गया और इन बातों का सवाल कोर्ट्स में उठना भी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को भी इस बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर आज गाज नेता प्रतिपक्ष पर पड़ रही है, तो कल को आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल शब्द हो गया है, इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। आलोक तिवारी जी, मैं आपके पास आता हूं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जज साहब ने कही, जज पाटिल साहब ने कही, और उनका जो मुद्दा था, आप जरा म्यूट कर लीजिए, मेरी बात खत्म हो जाए फिर आप माइक खोलिए, आवाज वो कर रही है। तो जो जस्टिस पाटिल साहब ने कही कि आईबी की जो यूनिट है वो देश के संविधान या देश की मौजूदा सरकार को ना समर्पित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, आईबी,
और एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी, जिसमें अजीत डोभाल साहब आते हैं, शिवशंकर मेनन साहब आते हैं। आपने अभी देखा हाल ही में मेनन साहब बहुत सारे इंटरव्यूज में भी आए और वर्ल्ड फोरम में भी भेजे गए, जबकि वो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के समय काल में जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं। तो जो हमारी देश की इंटेलिजेंस है, वो देश की कॉन्स्टिट्यूशन, देश की सरकार को समर्पित ना होकर एक शाखा को समर्पित है, एक संघ को समर्पित है, जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। मेरी नॉलेज में तो नहीं है, आपकी नॉलेज में तो बता दीजिएगा। और गलवान वैली का 2022 का जो स्कर्मिश था, वो एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाया गया भारत की सरजमीन पर, जिसको लेकर ये सारा बात हुई। और जब वो हाथापाई हुई, क्योंकि वहां गोलियां नहीं चलाई जा सकती, उनका पैक्ट है आपस में, तो उसमें 21 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए। तो ये तो तय है कि चाइना घुसा, उसने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाया, और उसके बाद ओपनली अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ, हिजम साहब उसके बारे में बताएंगे। पर ये आईबी, एनएसए और आरएसएस, इसका क्या संबंध है, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आलोक तिवारी जी। देखिए, देश बहुत ही खतरनाक मूड में है। ये जो शब्द आया था कांग्रेस मुक्त भारत, इसने देश को बहुत धोखा दिया है। इस देश की जनता मैच्योर माइंड की नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत मतलब कांग्रेस का चुनाव हार जाना नहीं है, संघियों का सिस्टम पे काबिज हो जाना था। ईच एंड एवरी इंच ऑफ सिस्टम। जब यूपीए सरकार का कोई अधिकारी बचा रहा होगा साउथ ब्लॉक या नॉर्थ ब्लॉक में, तो उसके बाद हटाने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कंप्लीटली कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। ये विवेकानंद फाउंडेशन और करती क्या है? बेशक ये सारी कमियां कांग्रेस की, सारी कमियां कांग्रेस की। हम इतने गाफिल हो जाएं और हम लोगों से कंप्लेंट करें कि लोग मेरा, दुनिया कितनी गाफिल है कि लोग मेरा पैजामा उतार ले गए। हमारा पैजामा उतर गया और हमें पता नहीं चला। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा था कि सिस्टम में नजर रखनी पड़ेगी कि संघ के लोग काबिज है, और उन्होंने उस समय जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उन सबको इस बाबत ऑफिशियली लेटर लिखा था। और ये बहुत नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है कि एक सस्पिशियस ऑर्गेनाइजेशन के लोग सत्ता पे काबिज हैं, सिस्टम पे काबिज हैं। आइए मैं सुप्रीम कोर्ट की बात बता दूं। कथानक है, पौराणिक कथा है कि जब मेघनाद ने हनुमान जी के ऊपर, जब वो वाटिका उजाड़ रहे थे, तो ब्रह्मास्त्र चलाया, तो हनुमान जी उसको भी काबू में कर सकते थे। उन्होंने कहा जो न ब्रह्म सर नावहु महिमा मिटे अपार। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी महिमा गिरा ली। ये बड़ी एक्रिमोनी मुझे दीपांकर दत्ता की समझ में आई कि उनको नीचे दाखिल किए हुए केस में कोई दम नहीं दिख रही, तो उसे स्टे करना ही था, बाकी वो कर क्या सकते थे। ये बड़ा एक्रिमोनियल है। सुप्रीम कोर्ट को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाला नोडल अधिकारी नहीं बनना चाहिए, इसे बचना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो जाएगा कि जो हमारी लास्ट होप होती है, अभी किसी ने दादा पाटिल ने बात कहा था, वहां परवर्जन कितना ज्यादा आ गया है। जो हमारी लास्ट होप है, उसकी नजर के नीचे सरजील इमाम और खालिद बंद है। अब आते हैं गलवान इशू पर। हमारी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए वो राहुल गांधी के किस तारीख के बयान का कॉग्निजेंस ले रही है। अक्टूबर सन 22 का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, लेकिन उसके बाद अक्टूबर सन 24 में तो हमारे सेना अध्यक्ष उपेंद्र नाथ द्विवेदी कह रहे हैं कि हमें 2020 की स्थिति रिकवर करनी है। तो राहुल गांधी का जो बयान है वो उपेंद्र नाथ द्विवेदी के बयान से रेट्रोस्पेक्टिवली सपोर्टेड है कि नहीं है?
इसमें गैर जिम्मेदाराना बात क्या है? क्या गैर जिम्मेदाराना बात है? अभी दादा पाटिल ने ब्रह्मा चैलानी का जिक्र किया। हमारी से जमीन पर जमावड़ा हो रहा था, कोरोना का पीरियड था। ब्रह्मा चैलानी के ट्विटर को मैं देख रहा था, उस पर ब्रह्मा चैलानी ने देखिए भारत की आर्मी का दोष कहीं नहीं होता, ये आर्मी के पीछे छुप जाते हैं कायर। हमारी आर्मी हमारे सॉवरिन की फरमाबरदार होती है, सॉवरिन की। ब्रह्मा चैलानी ने इस बात को कहा था कि जब चाइना घुसपैठ कर रहा था, आवर आर्मी वाज बीटिंग द बुश ओनली। और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यह बयान दिया, उस समय की स्थिति बड़ी खतरनाक थी कि कुछ पता चल रहा था ऐसा कि चाइना गड़बड़ कर रहा है। कुछ सेना के अधिकारी और कुछ पत्रकार बराबर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे भारत सरकार के एक अधिकारी और सेना के अधिकारी एक उचित चैनल के माध्यम से जनता को बताया जाए कि आफ्टर व्हाट इज हैपनिंग देयर। लेकिन बाला बाला बहुत काम हो रहा था, प्रधानमंत्री कुछ भी हिलडुल नहीं रहे थे। अगर हमारे 20 सैनिकों की शहादत न होती ना, तो ऑल पार्टी मीटिंग भी ना बुलाई जाती, जिसमें सर्टिफाई कर दिया गया। जब भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है, तो ब्रह्मा चैलानी के ट्विटर पर उनका कन्वर्सेशन चल रहा था एक अमेरिका के कॉलमिस्ट गॉर्डन डी जॉन्ग से। भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच को देखते हुए गॉर्डन डी जॉन्ग ने रिप्लाई किया ब्रह्मा चैलानी को, वेदर द स्पीच ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज बीन प्रिपेयर्ड इन चाइना। हम आपको बता दें, इनका कश्मीर समस्या से कोई मतलब नहीं। ये कश्मीर समस्या को एक पेप्टिक अल्सर के तरीके बनाए रखना चाहते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। इन्होंने 3 टुकड़ों में कश्मीर को तोड़ा। आपको पेट का ऑपरेशन है तो आप टांग की हड्डी क्यों तोड़ते हैं? क्या एब्रोगेशन इन 370 करने में 3 टुकड़े करना जरूरी था? उसकी क्या जरूरत थी? नहीं थी। धारा 370 की खुरापात की ही गई है चाइना को स्टेक होल्डर बनाने के लिए। वहां पर पीओके भी हो गया है, अब वहां सीओके भी हो गया है। देखिए, हम आत्मजीत आप मैरून शर्ट में भाई साहब, इनका नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, चश्मा नहीं लगा हिजम रखा भाई, है दादा। हिजम राजेन, ये मणिपुर से। हम लोग हैं क्या? हम लोग जागरूक कुत्ते ही तो हैं। कोई समस्या आती तो हम सब लोग भौंकने ही लगते। देखिए साहब, धारा 370 थी क्या? आपको घर में किसी के चोरी करनी, उसके यहाँ एक पालतू कुत्ता है, हड्डी डाल दीजिए ना आप उसके सामने, कुत्ता हड्डी खाने में लग जाएगा, आप पूरा घर पार कर दीजिए। इसलिए धारा 370 का काम हो रहा था। हम कुछ लोग जो सुधी जन थे, वो इस बात को उस समय भी डिस्कस कर रहे थे कि धारा 370 का काम चीन के फेवर में हो रहा है। जहां तक जुडिशरी का प्रश्न है, इस समय बीजेपी और उसके समर्थक बहुत डिमोरलाइज है। मैं पब्लिक में बैठता भी हूँ, ना ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हैं, ना ऑपरेशन मेघना है महादेव पर बोलते हैं जिसमें आतंकवादी तथाकथित मारे गए हैं, न किसी पर बात बोलते हैं, न मोदी के नाम तक लेते हैं। इतने रुग्ण हो गए, कुछ बोलते ही नहीं है। तो राहुल गांधी को भारतीय होने की सलाह देकर के एक मल्टीविटामिन दिया गया है कुछ मीडिया को, उनके समर्थकों को, कि आप थोड़ा सा एनर्जाइज होइए, आप बहुत डिमोरलाइज है इस समय। क्या हो रहा है जुडिशरी में? जस्टिस गांगुली बंगाल रेजिग्नेशन के दिन दूसरे ही दिन वो बीजेपी में शामिल होते हैं, तो एक दिन पहले तक वो कर क्या रहे होंगे? जस्टिस बोबड़े एक भाजपा के नेता की हार्ले डेविडसन की गाड़ी पर बैठ के फोटो खिंचाते हैं। रफाल में क्या हुआ, ये तो दादा पाटिल ज्यादा अच्छा समझेंगे, मैं तो लोअर जुडिशरी का वकील हूं।
most powerful and influencing person of the country, Prime Minister of India, who was by name party in the file case, entered in the judge's chamber, court number 1, who was dealing the case, and that was highest misconduct on both the side. Mr. Gogoi should have given up the case. हम लोग जब लोअर जुडिशरी में ये खबर लग जाती थी कि किसी जज ने जो है ये पकड़ लिया है, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अंडर सेक्शन 24 सीपीसी ट्रांसफर एप्लीकेशन लगा देते थे, और एक स्टैंजा हम लोगों को लिखना जरूरी हो जाता था एफिडेविट में के खिलाफ पार्टी को जब साहब को चैम्बर से निकलते देखा। जुडिशरी में हुआ क्या है, जिस जज ने 24 बार चिदम्बरम साहब की बेल एक्सटेंड करी और रिटायरमेंट के एक दिन पहले उनकी बेल खारिज कर दी, उसको तुरंत के तुरंत बिना कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया जाता है। और जस्टिस मुरलीधरन ने दिल्ली दंगों पर सवाल पूछ लिया था, तो उनको इस भारतवर्ष की सबसे बेकार की हाई कोर्ट है उड़ीसा में फेंक दिया गया। जुडिशरी को ऐसा करना नहीं चाहिए। भारतीय होना आप नहीं तय करेंगे, एक राजनेता क्या बोलेगा कहाँ बोलेगा ये आप नहीं तय करेंगे। अगर आप इतने ही जागरूक हैं भारतीयता के प्रति, तो सू मोटो कॉग्निजेंस लेते नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कि आपने 2 लाख आर्मी क्यों कम करी है और कम मेरिट की सेना अग्निवीर आप ला क्यों रहे। ये बताइए कि आपने जो है वो 2013 में कांग्रेस ने जो आर्मी का प्रोग्राम शुरू किया था माउंटेन कोर, जो करीब करीब खत्म है, उसे क्यों खत्म कर दिया, जो स्पेशली चाइना के लिए बनी थी। क्या नोटबंदी पर कोई कॉग्निजेंस लिया? जुडिशरी में चल क्या रहा है? बेला त्रिवेदी साहब रिटायर हो गई, क्या छवि थी उनकी? मुझे जस्टिस नाग रत्ना सुनाई नहीं पड़ रही, क्या रिटायर हो गई क्या? क्योंकि जस्टिस नाग रत्ना ने जो नोटबंदी में डिसेंट नोट दिया था और बाहर भी कहा था, सवाल उठाया था, क्या कोई केस ही नहीं भेजा जा रहा है? मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन है? इतना कह देना मेरा काफी है। आज जुडिशरी ने अपने आप को गिराया है। ये जुडिशरी इज नॉट द होली काउ, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि कोई कंटेम्पचुअस हो, लेकिन हमारे मन को खेद हुआ कि जुडिशरी ने राजनीति में दखल दी है, जिसे उसे दूर रहना चाहिए था। ऐसी तमाम बातों पर मिस्टर जेटली बहुत एक्टिव रहते थे, जब कोई बीजेपी के खिलाफ कुछ कह देते थे, एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविज्म। देखिए, बहुत ज्यादा दादा पाटिल ने जो आईबी की बातें करी हैं, वो भी बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। कंट्री इज अंडर थ्रेट, इंटरनल सिक्योरिटी इज अंडर थ्रेट, और जुडिशरी तो कर क्या रही है सबके सामने है। आज ये आ गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक तिवारी जी आपका। मैं लौट के आता हूँ 2-2 मिनट के कमेंट्स लेने। हिजम भाई के पास आता हूँ। हिजम भाई, ये जो बात अब चल रही है गलवान की, गलवान में एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाने की बात सामने आई थी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने खुद कहा था कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाने पे ये स्कर्मिश हुआ, जिसमें 21 जवान जो हैं वो हमारे जो वो वीरगति को प्राप्त हो गए। तो क्या उन 21 जवानों के बारे में पूछना कि वो क्यों मरे, क्यों मारे गए, गलत है? क्या नेता प्रतिपक्ष को यह सवाल उठाना कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट का ऑर्डर क्या है, किसने पहल की और किसने जवाबी कार्रवाई की, क्या ये भी गलत है? जब जस्टिस दत्ता ये कहते हैं कि व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द ऑर्डर इट इज अनयूजुअल टू हैव कैजुअलिटीज ऑन बोथ साइड्स, तो क्या वो चाइना की बात कर रहे हैं? वो तो भारत की सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस हैं, तो वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ मौतें होती हैं, तो चाइना से क्या वो एतमाद रख रहे हैं कि उनके यहां भी कैजुअलिटीज हुई होंगी? बात ये नहीं है कि उनकी कैजुअलिटीज हुई कि नहीं हुई, अतिक्रमण तो चाइना ने किया। अरुणाचल में 2 काउंटीज चाइना ने बनाए, आपने खुद बताया 469 गांव बना दिए वहां पर, और पूरा एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया। और जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो बॉर्डर तक गए थे लेह लद्दाख, और जब लद्दाख पहुंचे हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तो वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि वो तो यहां आए नहीं प्रधानमंत्री मोदी। और ये बड़ा साफ है कि वो वहां के जो लोकल हैं वो कह रहे हैं कि ये स्कर्मिश हुआ है, और उन्होंने 2000 किलोमीटर से ज्यादा हमारी जो
पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, चाहे वो देपसांग हो, देमचोक हो या चुमार हो या पैंगोंग लेक का फिंगर 8 टू फिंगर 4 हो, ये सब रिकॉर्डेड है, सैटेलाइट इमेजेस हैं। जो पैंगोंग के ऊपर पुल बनाया गया चाइना की तरफ से, वहां पे उनकी आर्मी मौजूद है। इस सैटेलाइट इमेजेस को भी नकारा नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट तो एविडेंस पे चलती है, कोई रक्षा विशेषज्ञ तो है नहीं। डिफेंस मिनिस्टर खुद इस पर जो है गोलमोल बात करते हैं। और मणिपुर, जिसमें 2.5 साल से अनअबेटेड वायलेंस चल रही है, उस पर कोई बात ही नहीं करता। ना सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस लेती, ना होम मिनिस्टर कुछ बताना चाहते हैं। सारे मामले में आपको क्या लगता है, जुडिशरी पे क्या प्रेशर है कि इस तरीके की बातें बोलना, इस तरीके के, बिकॉज डेफेमेशन केस था, आप स्टे करते या अलाउ करते? आपने दोनों तरफ से चीजें जो हैं वो गोलमोल कर दी सारे परिवेश में। और राहुल गांधी के परिवेश में आपका क्या कहना है, हिजम भाई? ये भी बता देता हूं, अगर भारतीय न्याय व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट और किसी भी, ये वकील साहब बैठे हैं, तिवारी साहब, 25 फरवरी 2024 में हम, पटेल साहब भी थे उसमें, कोलसे साहब भी थे। एक आंदोलन था हमारा ईवीएम का, उस ईवीएम का आंदोलन के मेरे पास एफआईआर पहुंचा है, डिसओबीडियंस ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑर्डर। रात को 12 बजे मेरे पास मैसेज आता कि तुम्हारा जो परमिशन जो है जंतर मंतर से कैंसिल हो गया। जो महाराष्ट्र से, जो कर्नाटक से, उड़ीसा से, मणिपुर से, जेएनके से जो प्रोटेस्टर जो आए हैं, वो मैं रातों रात मैं उसको मैसेज तो पास नहीं कर सकता, उसके वजह से जो है उस दिन आंदोलन, ईवीएम का आंदोलन हुए। कोलसे पटेल साहब उसके एक पार्ट था। तो न्याय व्यवस्था और जो भारतीय कानून व्यवस्था तो कानून तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो शक नहीं। और कानून को पालन करने वाला, कानून को जो इस्तेमाल करने वाला, जो आप पटेल साहब, कोलसे साहब ने, जो जज साहब ने जो कहा गया था कि चपरासी से लेकर के चेयरमैन तक एडजस्टमेंट है खास संगठन का, और चाय की दुकान से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक उस खास ऑर्गेनाइजेशन का बंदे एडजस्टेड है। देखिए, राहुल गांधी के बात मैं धीरे धीरे आता हूं। राहुल गांधी का जो केस जो था बीएनएस के सेक्शन 233 के तहत, भारत सरकार ने क्या किया, टिकटॉक बैन करके लोगों के भावनाओं का साथ खेल खेला। भारत के जो चाइना के साथ जो जितनी जो ट्रेड जो डेफिसिट हुआ है और ट्रेड की जो इंक्रीज हुआ है, जितनी जो आज इंपोर्ट हो रहा है भारत में, जो एप्पल की जो अब जो बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इवन मैं और आप जो वार्तालाप जो कर रहे हैं ये चाइनीज मेड है। एप्पल की जो बात कर रहे हैं कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, हर चीज ला करके इंडिया में असेंबल हो रहा है। जस्टिस जो दीपांकर की जो बात जो है वो अकेला नहीं था, आज के जो उसमें जो है एजी मर्सी भी था उसमें से। मेरा दिस इज सब्जेक्ट टू करेक्ट, हमारा वकील साहब है। ये सेकंड गोगोई के, यानी कि आपने देखा होगा राम मंदिर के जो उसमें गोगोई साहब जो थे, निकलने से पहले उनको राज्यसभा के कुर्सियां जो है उसके साथ चिपक चुके। उनका ये कहना है कि जो आप जो कह रहे थे, जो चाइना ने इतने लोगों का हमारा जो 20-21 जवान की जो शहीद करते हैं, ये जो है 15 जून 2020 की कहानी है। 15 जून 2020 की रात की कहानी है। और जब राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में 16 दिसंबर 2022 में जब लद्दाख के उस जिस जगह पर जो गया था, उस जगह के लोकल लोगों से, जो लद्दाखी लोगों से उनके वार्तालाप हुआ था। राहुल गांधी का एक अपने एक स्टाइल है कि बिल्कुल देसी स्टाइल में, बिल्कुल ऑर्गेनिक और जेनेरिक स्टाइल में जो है लोगों के साथ जो जन संपर्क जो है, हमारा जो
जो कैमरा पर्सन वाला जो है वो बिल्कुल फ्रेमिंग या उसकी एंगल कैसे लेना उससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने बिल्कुल जेनरिक एंड ऑर्गेनिक तरीके से लोगों के साथ वार्तालाप हुआ। जहां पर जो आप लोग जो अभी जो डिस्कस कर रहे थे देपसांग लेपचांग जो जगह जो है उससे आगे त्रिशूल करके जगह, मैं 1994 में मैं वहां पर गया था। उससे लगभग 100 किलोमीटर आगे वहां पर जो है 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो है उसको उस एरिया को इन्फेंट्री ब्रिगेड, वहां पर एक ब्रिगेडियर की कमान होता है, उस एरिया को संभालता है। 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड के एक्सटेंडेड उनके आउटपोस्ट है चुशुल, जहां पर जो है आधा जब 62 की लड़ाई हुआ था उसमें आधा जो एयरपोर्ट जो था इंडियन एयरपोर्ट आधा हमारे तरफ आधा उनकी तरफ, तो उससे कई 100 किलोमीटर आगे आकर के जो पेंगोंग शो तो बहुत पीछे है उसके। मैं 1994 की बात कह रहा हूं, मैं 94 में वहां पर आईवी के लोग पोस्टेड होते हैं, वहां पर मिलिट्री के लोग होते हैं, बीएसएफ के लोग, मतलब अलग अलग। मैं उस संदर्भ में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी मैटर है। तो जयशंकर साहब का ये कहना कि चाइना जो हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमी है, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। सुब्रमण्यम स्वामी उनका बीजेपी का एमपी जो है वो ये तो बहुत कम बोल रहे हैं, ये तो राहुल गांधी तो वो तो उससे डबल बोल रहे हैं। जस्टिस दीपांकर उनका ऊपर सू मोटो क्यों नहीं लेते हैं सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर? मणिपुर पिछले 2023 3 मई से आज तक जो है कोई रेस नहीं। अभी जो आपने हमारे जो वकील साहब ने जो आर्टिकल 370 की बात जो कह रहे थे, एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 मेरे ख्याल में यू आर मास्टर ऑफ द लॉ। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन नहीं हुआ, आर्टिकल 370 के कुछ आर्टिकल्स में जो अमेंडमेंट हुआ मेरे समझ में ही आता है। आर्टिकल 371 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक्टिव होता है। आज मणिपुर बफर जोन में है, वैली का जो है कुछ 45 किलोमीटर की रेडियस जो है उसमें इम्फाल वैली का मेतेई कम्युनिटी का लोग उसमें कन्फाइंड है। रेडियस में बात कह रहा हूं मैं, मणिपुर के वैली इम्फाल वैली का जो लोग है वो इंडिया के किसी भी स्टेट से किसी भी पार्ट ऑफ द इंडिया कैनॉट बी लिंक बाय रोड एक्सेप्ट हवाई जहाज। वकील साहब हमारे जो दीपांकर साहब जो है, जस्टिस दीपांकर और जो जितनी जो सुप्रीम कोर्ट जो है शू मोटो क्यों नहीं लेते हैं इसको? देश में बहुत गंभीर विचार राहुल गांधी ने जो उठाया है, इसको डिरेल करने के लिए मैं अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि चपरासी से लेकर के चेयरमैन तक, चाय की दुकान से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक एजेंसी का हर पद पे। अरुणाचल प्रदेश का जो बीजेपी का एमपी है उसका नाम तापिर गांव है। नाम तापिर गांव, गांव सब बोल करके आप ये मत समझना विलेज को, उसको तात्पर्य मत लेना, उसका नाम है तापिर गांव। संसद के अंदर उन्होंने बताया कि चाइना इतने जमीन स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जा लिया है। नेशनल मीडिया, अगर दिल्ली का गली में पानी नहीं आता, बिजली चले जाता है तो उसका नेशनल मीडिया के न्यूज बन जाता। अरुणाचल प्रदेश में 2 काउंटी बन चुका है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वहां पर है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसमें पहले तो सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट किया, उसको सिविलियन गांव बताया गया, लेकिन वो सारे के सारे मिलिट्री एक्टिविटीज हो रहे हैं वहां पर। सैटेलाइट इमेजेस, डिजिटल इमेजेस, जो डिजिटल जो एविडेंस है वो नकार नहीं सकते हैं। अभी भी रिसेंटली ब्रह्मपुत्र के ऊपर बहुत बड़ा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल डैम बना रहा है। हमारे मुख्यमंत्री नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे चहेता नरेंद्र मोदी का जो कांग्रेस के भगोड़ा मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने मीडिया पर कुछ बयान दिए हैं लेकिन उसके कोई मतलब नहीं है। आरएसएस और बीजेपी को किसी भी चीज को प्रयोग करने के बाद बहुत ज्यादा दिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको फेंक देता है। असम में प्रमोद बोरो नाम पे एक नया चेहरा आरएसएस को मिल गया है, उसके इस्तेमाल की 2026 में उसके इस्तेमाल होना ही है।
बात यहाँ पर नहीं, हम बहुत ज्यादा घुमा फिरा दिया है बात, इसको कंसोलिडेट करके हम आज की राहुल गांधी की जो केस, आज की जो बीएनएस 200 सेक्शन 233 उसमें चले आते हैं, और एक जज का कुर्सी पे बैठ करके जो इतनी महत्वाकांक्षा, एम्बिशियस होना, हमारा संविधान के ऊपर सीधा सीधा एक आक्रमण है। मैं वकील साहब के सामने मैं इसको कानून के बारे में अगर बोला तो मैं बिल्कुल जो है वो सूरज को मोमबत्ती दिखाने बराबर हो जाएगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारा भारत में जो जितनी आज तक जो आईपीसी, जितनी जो धाराएं जो बनाया गया था, धाराएं बहुत अच्छे धाराएं हैं, लेकिन उसको जो इस्तेमाल करने वाला जो टूल्स एंड जो मैकेनिज्म जो जिसमें ऑपरेटर है, ऑपरेटर का नियत बदल गया। ये एक नया आयाम, एक 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 दे वांट टू शो समथिंग वेरी टोटली डिफरेंट। सो जस्टिस दीपांकर को इस जो बयान जो है नेशनलिज्म की जो बात जो है, अब देखिएगा हर बीजेपी और आरएसएस का जो उनकी जो इनबिल्ट एक सॉफ्टवेयर, एक भाषा होता है नेशनलिज्म, ये हाइपर नेशनलिस्ट है। मेरे पास फोटो है इसके महाराष्ट्र के जो मंत्री है, डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में जस्टिस दीपांकर के जो फोटो है, मैं आपको थोड़ा देर में भेज दूंगा, सबको दिखा देना इनकी पोजीशन क्या है। सो अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना के जो स्टैंड जो है बहुत भयंकर है। हमारा ट्रेड वार में इतने भयंकर है, ट्रेड वार में टैरिफ प्लस हमारा जो पोजीशन जो है, दिस इज इन वेरी डेंजरस पोजीशन। लेह लद्दाख में मैं ग्राउंड सिचुएशन जानता हूं दोनों जगह पे। लेह लद्दाख में भी जो पेंगोंग सो का मतलब होता है TSO, इसका स्पेलिंग होता है पेंगोंग सो का मतलब होता है ये झील। पेंगोंग लेक में जो है चाइना ने बहुत बड़ा एक ब्रिज बना दिया गया जो ट्रांसपोर्टेशन, जो मोबिलाइजेशन के लिए। दिस इज वेरी बिग एक चैलेंज टू द इंडियन नेशन। और इंडिया ने अभी थोड़ा सा स्टेप लिया है, कुछ वेपन्स वगैरह वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन करके वहां पर पहुंचाया गया है, बट दैट इज नॉट एनफ। हमारा नरेंद्र मोदी और हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को बहुत संज्ञान लेना चाहिए था, और जस्टिस दीपांकर को ये शब्द नहीं कहना चाहिए था। और न्याय व्यवस्था जो है चरमा गया है। कोलसेस पटेल साहब, आप भी उस ईवीएम के आंदोलन में था और उसकी एफआईआर मेरा नाम पर है, आप लोग उसका भी संज्ञान लेना चाहिए जस्टिस पटेल साहब, कोलसे साहब। जी 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 मैं जज साहब के पास आता हूं। जज साहब, दो बातें जो इंपॉर्टेंट निकल के आई, एक तो तिब्बत पे अब एक रिपेरियन स्टेट है हम, बांग्लादेश और इंडिया, और लोअर रिपेरियन स्टेट है, और तिब्बत पे ब्रह्मपुत्रा पे एक बहुत बड़ा विशालकाय मेगा डैम बन रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी का हमने उल्लंघन करके कह दिया कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। राहुल गांधी ने तो पार्लियामेंट में कहा था कि वेस्टर्न थिएटर कमांड और सदर्न थिएटर कमांड में पाकिस्तान के जनरल बैठ के पूरी रणनीति बना रहे हैं। और जब हमारे 4, 5, 6, 2 जो भी हमारे लड़ाकू विमान गिरे, वो हमारी पॉलिसी फेलियर थी। और जिसका जो CDS थे, जब वो सिंगापुर गए थे मीटिंग में, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई हमने अपनी स्ट्रैटेजी जो है 8 तारीख के बाद बदली, यानी कि 6 और 7 के दरमियान हमें पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करने का परमिशन नहीं दी गई थी, हमारे हाथ बंधे हुए थे। और इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने अभी मॉनसून सेशन में किया कि आर्मी के जब हाथ बांध देंगे तो वो लड़ेगी कैसे। तो ये सब बातों का अगर आप संज्ञान देखें तो क्रिमिनल डेफेमेशन तो राहुल गांधी के खिलाफ बनती ही नहीं है। ये तो एक पॉलिटिकल मामला है और हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर कुछ नहीं बोल पा रहे, EM कुछ नहीं बोल पा रहे। और जितनी भी इंटेल आ रही है वो ये आ रही है कि चाइना और पाकिस्तान के लोग जनरल्स मिलकर अब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अगर अवैक सिस्टम को सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू बियॉन्ड विजुअल रेंज की नॉलेज नहीं दी गई होती तो शायद ये विमान नहीं गिरते। तो इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर को कैसे सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने ही लोगों, BRO के डायरेक्टर 2020 में रिटायर होते हैं और सडनली वो डिसाइड करते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ वो केस करेंगे। हालांकि उनका गलवान वैली की स्कर्मिश से
इंडियन मिलिट्री से कितना लिंक है, क्या लेना देना है, इसका भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो संक्षेप में मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा आखिरी। नहीं, ऐसा है कि ये जब सब आपने कहा, क्या इस सरकार का इस देश के हित के लिए कुछ है इसका? ये जो सरकार काम कर रही है, ये सिर्फ चमकोगिरी कर रही है, मोदी की चमकोगिरी। इसके लिए वो कुछ भी करते हैं। अभी ये खुद डिफेंस मिनिस्टर ने क्या है, 25 मिनट में हमने उनको बोल दिया कि हमने हमारा काम हो गया, हम तो आगे बढ़ाना नहीं चाहते। तो क्या लड़ रहे थे, क्या लड़ रहे थे? ये क्या हुआ, पहलगाम, पुलवामा, उरी, पठानकोट, जो भी ये लोग करते हैं और होता है, उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की, इसको निपटने की बात नहीं करते हो। निपटना उनको मालूम ही नहीं। जो मैंने अभी आलोक भाई ने कहा कि मैं आईबी के बारे में इतनी जिम्मेदारी से क्यों बोल रहा हूं, तो देश में जो जो बम स्फोट हुए, आलोक भाई, जो बम स्फोट हुए, सबकी तार संघ परिवार से जुड़ सकती है। लेकिन क्या होता है, जब भी बम स्फोट होता है और लोकल पुलिस सही दिशा में जाते हैं, तो आईबी वहां टपकती है, बोलती नहीं, सिमी को जिम्मेदार पकड़ो, इनको जिम्मेदार पकड़ो, मुसलमानों को। ये इनका डायरेक्शन आता है। ये करकरे ने नहीं माना, इसलिए करकरे को खत्म किया। हमारा क्या इश्यू था, 500 को क्यों मारा? हमने इश्यू लिया था कि हु किल्ड करकरे, और उसके हम महाराष्ट्र में 150 सभा लेने वाले थे। और मैंने काम शुरू किया। तीसरी सभा के बाद 500 को मार दिया। जब मैं 500 को मिलने जा रहा था उनके घर, 5 मिनट के अंतर पर मैं था, तो उनको मार दिया। तो ये अभी तक किसी को पता नहीं लगा। जिनको भी मारा है, दाभोलकर को मारा, उनके साथ भी मैं काम करता था। 500 के साथ तो हमने पंगा लिया था कि हम 150 मीटिंग लेंगे। मुशर्रफ, जिसने बहुत इस पर काम किया है बॉम्ब स्फोट कर, उसकी किताब है कि ब्राह्मण दोषी है और मुस्लिम्स आर हैंग्ड। तो ये जो सब आईबी के करतूत है, आईबी मिसलीड करती है इन्वेस्टिगेटर को। ये करकरे ने माना नहीं, करकरे ने कहा कि मैं उन्होंने पहले वो प्रज्ञा की, ये मोटरसाइकिल जो उसकी मालकी ने हक सिद्ध कर दिया। और जो आज कोर्ट में हुआ है, सभी उनके मीटिंग्स के मिनट्स है लैपटॉप में। इतना सुंदर चार्जशीट जो करकरे ने लिखा है, बनाया है, उसमें उसने लिखा कि ये सब स्क्रिप्ट बनाने में मुझे देर लगेगी, लेकिन मैं ये लैपटॉप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करता हूँ। शायद उनको मालूम होगा, वो बोले थे दिग्विजय को, मेरी जिंदगी धोखे में है। तो ये तो मालूम था उनको भी, इसलिए उन्होंने चार्जशीट तो भेजा। वो इतना डिटेल है, लेकिन वो कोर्ट के सामने गया कि नहीं मालूम नहीं। ये सब जो लैपटॉप है वो कोर्ट के सामने गए कि नहीं मालूम नहीं। तो ये जो सभी संस्थाओं पर नाक जैसे कब्जा कर बैठे हैं संगी, तो इससे हमारा छुटकारा नहीं है। हमें सबको, जैसे ये बोले हमारे वो गए हो अभी, क्या उसका शुक्ला, कि हम कितने दिन, मैंने जब 47 की उम्र में रिसिग्नेशन दिया था जजशिप का, तो इन्हीं के खिलाफ दिया था। और मैंने कहा था कि मैं ना पुलिस को डरूंगा, ना जेल को डरूंगा, ना मरने को डरूंगा, क्या करेंगे। तब से मैं लड़ रहा हूं, और ये इनका काम बढ़ते जा रहा है। और जो जानते हैं कि ये क्या चीज है, आरएसएस क्या चीज है, वो सब एक तो डरपोक है, नहीं तो वो स्वार्थी है। वो बहुत लोग जानते हैं आरएसएस क्या है, बहुत लीडर जानते हैं आरएसएस क्या है। अकेला राहुल पंगा ले रहा है। मैं तो कहता हूं कि अकेला राहुल सब पर भारी है, सब पर भारी। आज उसको कोर्ट का सहारा नहीं। उसको अभी यदि वो गुजरात का केस दीपक दत्ता या किसी जज के सामने आता और उसको रिप्ले देते, तो क्या इलेक्शन लड़ सकता था? सुप्रीम कोर्ट है भाई, सुप्रीम कोर्ट है, नॉट एनी अदर कोर्ट। यदि सुप्रीम कोर्ट ये गलती कर रहे हैं और हम तो कहते वो ईश्वर है, तो क्या दिखा रहे थे? मैं बोल रहा हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आप हमारे कल्पना के परे है, इतने जहरीली। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तिवारी जी,
खत्म कीजिए। मैं हिजम भाई आपके पास लास्ट में आता हूँ, आलोक जी से आखिरी कमेंट लेके फिर आखिरी में कमेंट आपसे लेता हूँ। आलोक भाई, जो अभी जज साहब ने बात कही, पाटिल साहब ने कहा कि किस तरीके से देश के अंदर ही देश के सुरक्षा प्रणाली को, देश की जुडिशरी को घात लगाया जा रहा है, और ये अंदर से जो दीमक लग गया है वो देश को खोखला कर रहा है, और इसीलिए मैं रिजाइन करके 43 की एज में मैंने जजशिप से रिजाइन कर दिया कि मैं इनके आगे झुकने वाला नहीं था। जो यथास्थिति तब थी वही यथास्थिति आज है। क्या उम्मीद है आपको? कुछ रिफॉर्म्स देख बिगड़ रहे हैं आप गई है, जुडिशरी में, या बिगड़ गई सांप है। के जहर को काटने के लिए दूसरा सांप ही आएगा? जी आलोक जी। देखिए साहब, ये रोग बड़ा पुराना है, रोग बड़ा पुराना। एक बात तो जो आपने कही कि वहाँ लद्दाख के लोकल्स ने बताया कि प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आए थे। प्रधानमंत्री ग्राउंड जब हमारे सैनिकों की शहादत हुई थी तो प्रधानमंत्री ग्राउंड जीरो से करीब 250-300 किलोमीटर पहले थे। और ये ऐसा गेस्ट हाउस था, शानदार गेस्ट हाउस था, जहाँ एक बार महेंद्र सिंह धोनी को भी वेलकम किया गया था, और वहाँ पर हॉस्पिटल का सेट बनवाया गया, तो सैनिकों को लिटाया गया था घायलों को। दादा जो बात कर रहे हैं सिस्टम में कितनी पैठ है, तो ये रोग पुराना है। ये अखबार है सन 75 साल पहले का, 4 अक्टूबर 1950 का ये खबर है। ये बात संसद के रिकॉर्ड पर है, लोकसभा में गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल आधिकारिक तौर पर बता रहे हैं कि नेहरू की हत्या की साजिश की जा रही, जिसमें संघीय और हिंदू महासभाएं शामिल है, जिसमें ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना वाले भी शामिल है। कुछ बच्चा चोर होते हैं, ये बाप चोर है, ये बाप को चुराते घूमते हैं। आज पटेल के भक्त बने जिनसे, जिन्होंने इन पर जो है बैन लगाया, ये वो लोग हैं। ये जो राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन का केस किसी श्रीवास्तव ने किया था, कोई सेना का इन सर्विस अधिकारी था कि रिटायर्ड था? ऐसा था, ये दक्षिण पंथी जो होते हैं ना, ये कुछ बहुत हाइपर एक्टिव किस्म के मूर्ख होते हैं, तो ये हमारे हर विभाग में है। ये कांग्रेस के भीतर भी थे। हम आपको एक बात बताएं, पंडित नेहरू अरुणाचल के मामले को रिजॉल्व कर ले गए थे। देखिए, समझौते होते करने पड़ते हैं। अक्साई चीन और उसके बीच बार्गेनिंग होनी थी नेफा के बीच में। पंडित जी ने सोचा कि अक्साई चीन तो हमारे पास कभी रहा ही नहीं, भारत की किसी भी डायनेस्टी में नहीं रहा, ना विक्रमादित्य के समय रहा, ना मुगलों के समय रहा, ना अंग्रेजों के समय रहा। अगर चीन यहाँ कब्जा कर लेता तो उसको फोरगो करके हम नेफा क्लियर करा ले। तो देखिए, सेना के जवानों की भी अपनी किस्में वजह खामखा की वीरता के मूड में रहते हैं, बैलेंस की बात उनके दिमाग में नहीं आती। संसद में डिस्कशन हुआ, एक महावीर त्यागी थे कांग्रेस में, उन्होंने सारा रायता फैला दिया। वो दक्षिणपंथी थे कांग्रेस के भीतर, हिंदूवादी, और सेना से रिटायर्ड भी थे। उन्होंने नेहरू जी को कहा, अस्थायी चीन उगता क्या है, हमारा है था भी नहीं कभी। बोले, मेरी खोपड़ी में तो कुछ नहीं उगता, इसे दे दीजिए ना। सारा रायता फैल गया, और चाइना इस बात को लेकर के निश्चिंत हो गया था कि नेहरू और हमारे बीच सहमति बन गई है। लेकिन जब उसने संसद का रवैया देखा, तब उसने नेपा में गड़बड़ी करना शुरू किया, करता रहा। 1986 में आकर राजीव गांधी ने वहां पर जबरन ऑपरेशन फाल्कान करके चाइना को दौड़ा के पीछा था, वाच टावर तोड़ दिए थे कि चाइना ने अपने सेना के 3 बड़े अधिकारियों को सैक कर दिया था और पूरी राज्य की मान्यता दी थी। 53 साल
LAC पर हमारे बॉर्डर का एक सैनिक का एक रक्त का बूंद भी नहीं गिरा था। 1967 में नाथुला और चोला पास पर सितंबर और अक्टूबर 2 महीने इंदिरा जी ने दौड़ा के चाइना के सैनिकों को मारा था। 1962 की जो वॉर थी ना, एक्चुअली वो वॉर आप कह लीजिए, उसमें हाईएस्ट वेपन जो यूज हुआ था राइफल। लेकिन 1967 में इंदिरा जी ने हाईवी आर्टिलरी का इस्तेमाल करके घुस के मारा था। 650-700 सैनिक मारे गए। बात आ गई थी एयर पावर तक की। उसके बाद हिमाकत नहीं हुई। आपको याद होना चाहिए 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और दौलत बेग ओल्डी पर 42-43 दिन का डेडलॉक हुआ था। चाइना को वापस जाना पड़ा। इनको डील करना हम जानते हैं। आप हमारी जमीन छोड़िए, नहीं तो ये लाइसेंस कैंसिल आपका, ये लाइसेंस कैंसिल आपका, ये लाइसेंस कैंसिल। जाइए WTO में, दबंग आदमी जैसे बात करता है, जाइए आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया, जाइए अदालत का दरवाजा खटखटाइए जाकर। टाइमलेस लोग हैं ये। देश की जमीन से इनको हीर पीर क्या है? इन्होंने देश की जमीन के लिए किया क्या है? 3 चोटियां अटल बिहारी वाजपेयी ने दे दी थी, नौटंकी करी थी कारगिल में। अब विजय दिवस मनाते हैं। LOC पार करने की हिम्मत नहीं होती, विजय दिवस मनाते थे। 1942 के बाद हम आप गवाह। इतने सेक्शन थे, LOC न पार कर जाए तो हमारे मिराज उड़ाने वालों को बड़ी दिक्कत आई थी। क्या स्पीड होती है फाइटर प्लेन की, उसको कंटेन करके चलना था। क्यों तुमने सीज फायर दे दिया था? अमेरिका ने क्या कहा था क्लिंटन ने? दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ अमेरिकन डिप्लोमेसी। ये लड़ने वाली कौम नहीं, इनके सरेंडर होने वाली कौम है। आप देखिए तो संघ का स्ट्रक्चर और संघ की मेंटेलिटी और चाइना का स्ट्रक्चर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का बिल्कुल एक है। दोनों अनडेमोक्रेटिक हैं, दोनों ही अपने किस्म के हैं, है ना। आज जो है हमारा बिजनेस चाइना के लिए मर गया। डिमोनेटाइजेशन चाइना के लिए हुआ था। कहते टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। नरेंद्र मोदी किल्ड 3 or 4 बर्ड्स विद 1 स्टोन। मनी लॉन्ड्रिंग भी करी, भारत का मैन्युफैक्चरिंग मार के चाइना को उठा भी दिया, गोलवलकर की इकोनॉमी भी एडजस्ट कर दी कि जिसमें कहता 95% आदमी को गरीब कर देना चाहिए, पूंजी केवल 5% के साथ पास रहनी चाहिए, क्योंकि मजबूत और सशक्त आर्थिक लोगों के ऊपर शासन करना मुश्किल होता है। तो नोटबंदी वाज फर्स्ट स्टेप टू पे होमेज द इकोनॉमिकल मॉडल ऑफ गोलवलकर टू शक द ब्लड ऑफ पीपल। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हिजम भाई, आखिरी टिप्पणी सारे परिवेश में आप कुछ कहना चाह रहे थे, समापन कीजिएगा 2 मिनट में। मैं ये कह रहा था, आपको याद होगा जनरल नरवरे की किताब आने वाला था जिस समय पर जी, जी। 15 जून 2020 को जब लद्दाख में देवसांग में जब चाइना के साथ हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट चला था, उस समय पर जनरल नरवरे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था, उसके किताब आने वाला था। उस किताब को आने से पहले रोक दिया गया था, उसको रिव्यू किया गया था। जब नेशनलिस्ट की जब बात आता है तो विवेक डोभाल के लड़का, अजीत डोभाल के लड़का विवेक डोभाल और ध्रुव जयशंकर, इनकी जो नागरिकता कहाँ का है, ये जरा सा रिव्यू करना चाहिए। दूसरा, मैं आखिरी में मैं दो सेकंड लूंगा। 1999 में जब कंधार प्लेन हाईजेक होता है, जब नेपाल से जब इंडिया आ रहा था, तो जो नेपाल की जो कंधार AI हाईजेक जो है, उसमें अजीत डोभाल, मेजर जसवंत सिंह, उन्होंने अजहर मसूद को कंधार में छोड़ करके आए थे। उसके बाद कारगिल 99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट 2001 अटैक, अक्षरधाम 2002, अमरनाथ अटैक 2002-2017, गोधरा कांड 2002, पठानकोट 2016, उरी 2016, पुलवामा 2019, पहलगाम 2025। ये
सिर्फ बीजेपी के टाइम पर क्यों होता। और मैं पटेल कोलसे साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, कर्नल पुरोहित का क्या क्या एंगल है ये उसमें मालेगांव वाले ब्लास्ट में। ये भी एक बहुत रहस्यमय एक मिथ है। भारत उनकी जो फौज की जो अथॉरिटीज ने बोले थे ने तो ये बोल दिया कि उनकी ड्यूटीज की उसमें प्रोटोकॉल में नहीं आता वो। कर्नल जी। पुरोहित की बात यही तो मैंने बोला कि जो करकरे ने इन्वेस्टिगेशन किया वो बिल्कुल फुल प्रूफ था, लेकिन वहां आईबी आ गई बाद में, और ये ऑल इंडिया इन्वेस्टिगेशन एएनआई आ गई, उन्होंने सब बहुत बदला, और जो प्रोड्यूस करना था कोर्ट के सामने वो किया नहीं। बोले कि कर्नल पुरोहित क्या घर में आरडीएक्स नहीं मिला? अरे कर्नल पुरोहित आरडीएक्स उनका कॉन्ट्रैक्ट था, वो रिकॉर्ड पर है, बदले आप लोग देंगी, यानी बॉम्ब डालने वाले देंगी और ये आरडीएक्स देगा। ये उनका यहाँ तक था कि हम इसराइल से कांटेक्ट किया है, हम नेपाल से कांटेक्ट किया है, हम ये संविधान को नहीं मानते, हमें हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है। महात्मा गांधी की जो कॉन्स्पिरेसी थी उससे कई गुना बड़ी ये कॉन्स्पिरेसी है। यदि ये निकाल लगता, यदि करकरे जिंदा होते तो इन सबको आज जेल में तो जाना पड़ता है, लेकिन इनकी मुंह दिखाने को, देश को मुंह दिखाने की भी औकात नहीं होती। इसलिए उन्होंने हिजम भाई करकरे मारा। 26/11 में आपने बिल्कुल ठीक बोला, पाटिल साहब ने भी आखिर में, हेमंत करकरे को एलिमिनेट किया गया। आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि हेमंत करकरे को किसने गोली मारी और कैसे मारी। कहा जा रहा है पाकिस्तान से टेररिस्ट आए, उन्होंने अटैक किया, वो गाड़ी में जा रहे थे, नाके पे रुके और उनको गोली लग गई। ये झूठ, ये सारा जो मामला है ये एक बिल्कुल 100% रफ झूठ, जी। क्योंकि बैलिस्टिक एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि इस्माइल की या किसाब की किसी की गोली करकरे को नहीं, करकरे मारा गया पुलिस के गोली से। यहाँ होती, यदि वो सामने से मारते तो करकरे को सामने से नहीं होती, लेकिन यहाँ एक पुलिस का पिस्तौल है, वहां से उसको गोलियां दागी और उसका सब फट गया और करकरे को वही मृत्यु आ गया। करकरे को मारने की साजिश के लिए आईबी झूठ बोली, रॉ झूठ बोली। जब अमेरिका बोलती थी कि ये आतंकवादी आ रहे हैं, ये ताज पर हमला करने वाले हैं, ओबेरॉय पर हमला करने वाले हैं, ये सब इंफॉर्मेशन होते हुए ये इंफॉर्मेशन रॉ ने, आईबी ने महाराष्ट्र सरकार को नहीं दी, मिले नेवी को नहीं दी, ये छिपा के रखा, क्योंकि उनको उनके माध्यम से करकरे को मारना था। और मैं बार बार कहता हूं कि करकरे को मारने की कॉन्स्पिरेसी महात्मा गांधी से भी बड़ी थी, क्योंकि करकरे ने उनको इतना एक्सपोज किया था कि उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। बोलिए आलोक जी, बोलिए। तिवारी जी बोलिए। ये महात्मा गांधी जी की बात अभी कही दादा पाटिल ने, मैंने तमाम बार इस बात की आवश्यकता फील करी है और कहा है, अपनी साइट पर लिखा भी है कि जिस तरीके से गांधी जी के ट्रायल में सावरकर छूट गया था, लेकिन कपूर कमीशन बनाया गया, इस तरीके से 26/11 अटैक के बारे में भी एक बार कपूर कमीशन के सरीका कोई कमीशन बैठालना चाहिए। बहुत सी चीजें निकल के आ जाएंगी देश के भविष्य की सिक्योरिटी की। बस इतनी सी बात मैं कहना जी। आप सभी का परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत अच्छा पैनल चुना था आपने। थैंक यू पाटिल साहब, थैंक यू फॉर बीइंग देयर।